अब बच्चों देखो, ये आपके सामने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट रेडी हो चुका है, बात है नहीं बच्चों। देखो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सभी बच्चे ध्यान से समझो, अगर आपको फंडामेंटल्स चैप्टर्स के क्लियर हो गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी। आपको पेपर में ध्यान से देखो, आपको पेपर में कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, और जो पूछ लेता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देकर फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मांगता है, वो आपको आगे सीए फाउंडेशन या फिर बीकॉम लेवल पे पढ़ने को मिलेगा। तो यहां पर आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये मांगेगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देगा और उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। समझ में आई बात। इसके अलावा वो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स और दे देगा, यहाँ पर आपको क्या करेगा, कुछ वो एडजस्टमेंट्स और दे देगा। अब देखो यार, प्रॉब्लम ये है कि ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत इजी था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस भी आई, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस भी आई, इसमें करंट ईयर का भी आया सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का भी आया, नेक्स्ट ईयर का आया या नहीं आया, अरे बताओ यार। क्योंकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये बोला गया था कि करंट ईयर में मिलना चाहिए पैसा या पैसा जाना चाहिए। अब जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा था, अब मान लो एक बंदा आया, वो आके कह रहा सर ये मेरा पिछले साल का सब्सक्रिप्शन रह गया था, ये लो, तो मना थोड़ी कर देगा रिकॉर्ड करने से। बोलो यार, वो कहेगा पैसा आ रहा है, लाओ रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो बच्चों ध्यान रखना आप सारे बच्चे, ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें करंट ईयर का भी है, प्रीवियस ईयर का भी है, नेक्स्ट ईयर का भी है। या ये तो मैंने आपको सारी बातें पहले ही बता दी है। बस कंडीशन क्या है, पैसा आना चाहिए या फिर पैसा जाना चाहिए। समझ आया। लेकिन अब क्या है, जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो वो थोड़ी अलग चीज है, उसकी थोड़ी फीचर अलग है। समझ में आई बात। जैसे अभी आप सब बच्चों को समझाता हूँ, सही बच्चे ध्यान से देखना बच्चे उधर। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है भाई। देखो मेरा फेस वगैरह आ रहा है इसमें प्रॉपर, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। सही बच्चे ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूं आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बच्चों बताओ। अब अगर आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड्स रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले बच्चों ये क्या रिकॉर्ड करता है, रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स ऑफ करंट ईयर ओनली। कौन से ईयर की दिखाता है बच्चों बताओ, करंट ईयर। और तीसरा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ये जो बनता था, ये बनता था कैश बेसिस पर। कौन से बेसिस पर बनता था, ये कैश बेसिस पर। अब बच्चों आपको इन तीन बातों का ध्यान रखना है। सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखो, जब तक आपको ये तीनों बातें क्लियर नहीं है तब तक आप लोग जो है इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए आप सभी बच्चे इन तीन बातों को रट्टा मार लो, दिमाग में सेट कर लो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनेगा वो कौन से ईयर पर बनेगा, वो कौन से ईयर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, करंट ईयर। सेकेंड पॉइंट रिवेन्यू नेचर, सेकेंड पॉइंट क्या है, रिवेन्यू नेचर। और थर्ड पॉइंट क्या है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब था चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर इस पीरियड से रिलेटेड है दैट शैल बी रिकॉर्डेड। देखो यार दोनों एक अलग चीज है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक वाइडर है, इधर देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट से कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन रहा है। एक्चुअली क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पर्पस अलग है। जैसे 11th में आपका P&L अकाउंट बनता था, जैसे 11th में आपका कौन सा अकाउंट था बच्चों बताओ, P&L, तो उसी की तरह है, उसी की तरह आप इसे मान सकते हो। ठीक है बच्चों बताओ, अरे बोलो यार। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से आइटम इसमें आने में, ध्यान से समझो, यहाँ से आइटम इसमें आने में 3 फिल्टर लगाने पड़ेंगे। अरे 3 फिल्टर कौन कौन से लगाने पड़ेंगे, रिवेन्यू नेचर, करंट ईयर और एक्रूअल। समझ आ गया नहीं आ गया, बोलो। तो अभी देखो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, आपको बड़ी तसल्ली से और बड़े अच्छे से समझ में भी आएगा। अब मान लीजिए ये है आपका एक्सपेंडिचर, ये है रुपीज, और ये है आपका इनकम, और ये है रुपीज। अब मुझे बताओ आप सभी बच्चे फटाफट बताओ, यहाँ पर बताइए कौन सी इनकम आएगी। देखो
ये रिसीप्ट साइड है जी सर। अब यहाँ से उठाकर डालनी है इनकम। बताओ सारे बच्चे, क्या सब्सक्रिप्शन आपको लगता है यहाँ आएगा? फटाफट बताओ, क्या सब्सक्रिप्शन आपको लगता है कि रिवेन्यू नेचर की इनकम है? बोलो यार। का तो है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आएगा क्योंकि मेहनत की कमाई है। बोलो यार। यस सब्सक्रिप्शन यस, दिस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर इनकम। तो बेटा नोटिंग पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो। तो सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? खाली करंट ईयर। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका टारगेट है करंट ईयर का सरप्लस बताना। तो करंट ईयर का सरप्लस तभी पता चलेगा ना जब सारे आइटम कौन से होंगे, सारी इनकम कौन सी होगी, करंट ईयर, और सारे एक्सपेंसेस कौन से होंगे, करंट ईयर। आ रही है बात? समझ नहीं आ रही? अरे बोलो यार। ये बात तो ऊपर लिखी थी मैंने। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो सारी इनकम है, ऐसा नहीं है कि जो पैसा मिल रहा है वो सारी इनकम है, ऐसा नहीं है। देखो अभी आपको पता चल जाएगा। यस, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू नेचर इनकम, नो डाउट। बताइए डोनेशन। डोनेशन की बात करते हैं। देखो डोनेशन दो है, एक स्पेसिफिक है और एक जनरल है। जनरल क्या होती है? बंदे ने पैसे दिए, पैसे देके भाई जो मर्जी कर, जनरल डोनेशन। अरे बोलो यार। एनपीओ के पास पैसा आ गया, एनपीओ जो मर्जी करे। तो बच्चों मेरे ऊपर एनपीओ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनपीओ उस डोनेशन को अपनी मर्जी से जहां मर्जी लगा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ फटाफट। कौन सी डोनेशन है? जनरल डोनेशन। अरे बात समझ आई या नहीं आई? yes, तो बच्चों आपको क्या लगता है? चलो स्पेसिफिक का मतलब और समझा दो, सुन लो इधर। व्हाट इज स्पेसिफिक? पैसे दे दिए और पैसे देके गर्दन पकड़ने वाली बात है। स्पेसिफिक डोनेशन पैसे तो दे दिए, गर्दन पकड़ने वाली बात है। मतलब डंडा आ गया सर पे। क्या डंडा आया भाई? जिस पर्पस के लिए मिला है वही काम करना है। अब एनपीओ ने मुझे पैसे दे दिए, कह रहे ये ले तेरी बिल्डिंग खराब है, बिल्डिंग बनवा लियो। लाइब्रेरी तो तू चला रहा है, बिल्डिंग खराब है। तो किसी बंदे ने मुझे पैसे, मान लो ये मंत्री हैं, इन्होंने मुझे पैसे दे दिए 2 लाख रुपए बिल्डिंग में लगाने। तो बिल्डिंग फंड है वो, दैट कैन नॉट बी यूज टू मीट दी एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ। अरे बोलो यार। yes, उसको किसके लिए यूज करना है? बिल्डिंग बनाने के लिए। किसी ने मुझे पवेलियन के लिए दे दिए, किसी ने बुक्स के लिए दे दिए, किसी ने पैसे पकड़ा दिए, बोला मैच करवाएगा इसका। मान लो मैं स्पोर्ट्स क्लब हूँ, ध्यान से सुनो। मैं स्पोर्ट्स क्लब हूँ, मेरे को पैसे दे दिए, कह रहा इसका टूर्नामेंट कराएगा, तो उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो बेटा अगर स्पेसिफिक डोनेशन मिल रही है, अगर डोनेशन एक स्पेशल पर्पस के लिए मिल रही है, तो दैट बिकम्स द लायबिलिटी फॉर द एनपीओ, दैट इज नॉट एन इनकम ऑफ द एनपीओ। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अरे बोलो भाई। वो चिंता है, जब तक मैं मैच नहीं करा दूंगा तब तक मेरे सर पे टेंशन रहेगी। ठीक है, तो अब आपको ट्रीटमेंट समझ आ जाना चाहिए कि सर जी स्पेसिफिक डोनेशन तो चिंता है। अरे चिंता है तो कहाँ चली जाएगी? अरे लायबिलिटी से। समझ आई बात या नहीं आई? देखो आपको ये एनर्जी लेवल आपको दूसरी बार कराऊंगा वो नहीं मिल पाएगा बच्चों, ध्यान से समझ लो। तो मेरा हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको जो कॉन्सेप्ट कराऊं तो कॉन्सेप्ट्स में कोई भी क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो जितने मर्जी कर लो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? yes, तो ये जनरल डोनेशन, यस इट इज अ पार्ट ऑफ एनपीओ की इनकम, तो हेंस इट विल बी ट्रांसफर टू यहाँ। तो बिल्कुल लॉजिकली समझेंगे। बताइए ग्राउंड रेंट। सर ग्राउंड रेंट सिंपल है, एनपीओ की इनकम है, इनकी कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। हमारा स्पोर्ट्स क्लब था, हमने उसको रेंट पर दे दिया, मिल गई कमाई। अब एनपीओ उसको कहाँ यूज करेगा? अपनी मर्जी से। अरे बोलो यार। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो लॉजिकली कि यहाँ पर वो वाली इनकम दिखानी है, समझो इधर, यहाँ वो इनकम दिखानी है जो एनपीओ अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकता है। मेरे पास ग्राउंड खाली पड़ा था, दे दिया किराए पे, क्या दिक्कत है? तो बाय ग्राउंड रेंट, इट्स वेरी इजी। चलो इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे रेवेन्यू नेचर की है, हर 3 महीने में मिलता रहता है इंटरेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यू क्या आ गया? यू आ गया सेल ऑफ न्यूज़पेपर। एक तो सर जी आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है ना कि हमें मजा आ जाता है कसम से। तो बच्चों बताओ, आप सिंपल ही सोचो। अरे जब न्यूज़पेपर खरीदे होंगे, ध्यान से सुन लो, अरे जब तुमने न्यूज़पेपर खरीदे होंगे तो बच्चों न्यूज़पेपर क्या करा होगा? खर्चा बुक करा होगा। अरे बोलो यार। अब न्यूज़पेपर रद्दी का बुक खरीदते हैं तो खर्चा, और जब रद्दी के भाव हो जाते हैं तो सब बेच देते हैं। अरे बोलो यार। 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो जो भी बिकते हैं वो थोड़ी मिसलेनियस इनकम बन जाती है एनपीओ की। तो हम एक अकाउंटेंट है, हम एक छोटी से छोटी चीज भी रिकॉर्ड करनी है और
बड़ी से बड़ी से। समझ आ गया ना? बात ये नहीं कि छोटा है तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता बच्चों। समझ में आया? सेंटर प्रेस का बिजनेस देखो आप लोग, कितने रुपए की आती है सेंटर प्रेस? 1 रुपए की है, ठीक है। ऐसे तो सर छोड़ दो उसको, तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए बेटा। वहां खेल क्वांटिटी का है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं डेली बेसिस पर, आप ये तो नहीं मिल। समझ में आ गई बात? तो जो हम छोटी छोटी चीजें को हमें लगता है अरे काम की नहीं है, वो वही छोटी छोटी चीजें ही किसी का बिजनेस होता है बच्चों, ठीक है जी। चलो सर आगे बात करते हैं। चलो एंट्रेंस फीस, यस एंट्रेंस फीस एनपीओ को बार बार मिलती रहती है, तो एंट्रेंस फीस को हम वो मान लेंगे रेवेन्यू नेचर। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि इसे कैपिटलाइज ट्रीट करना है, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस एनपीओ को बार बार नहीं मिलती है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि ये बंदा एक बार पे करता है, तो एनपीओ से धीरे धीरे एडजस्ट कर। सेल ऑफ एसेट, अरे बच्चों 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ाता, अरे बोलो हाँ या ना, बताओ क्या होता है सेल ऑफ एसेट में, बोलो। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं 2 चीजें हो सकती है बच्चों, या तो हो सकता है प्रॉफिट या हो सकता है लॉस। बच्चों आप बड़े समझदार बच्चे हो। मान लो मैं जिस मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मोबाइल है 15,000 का, मान लो। अब मैंने इसको बेच दिया 15,000 की चीज बेच दी 16,000 में। अब बच्चों मैं ये खुश हो जाऊं, अरे 16,000 मिल गए, 16,000 का प्रॉफिट हो गया, 16,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 16,000 का प्रॉफिट हो गया, 16,000 मिल गए, 16,000 कमाई है, तो तुम क्या कहोगे बच्चों? तुम क्या कहोगे? बोला खा के आया क्या? झाई में, बिल्कुल सही बात है भाई, अपनी भाषा में कह रहा है झाई में। कोई कहेगा बोला खा के आया, कोई कहेगा पागल है। अब बताओ इसमें गलती क्या है, बताओ सारे बच्चे। 1,000 पैसे। सर एक बार बताओ, अब आप 16 में बेच रहे हो, तो 15 में तो खरीदा ही था, 15 की तो एसेट ही थी तुम्हारी, बोलो यार। तो प्रॉफिट जो है दैट इज ओनली ₹1,000, बोलो बच्चों। यस सर। प्रॉफिट 16,000 का नहीं है, तो प्रॉफिट शैल बी बुक, प्रॉफिट को दिखाना है। कोई कई बार तुम ही ऐसी गलती करो, अभी वो भाई कह रहे हैं ना झाई में, पेपर में सबसे पहले वो यही करेगा, पूरे 16,000 दिखाएगा यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जब कभी भी आप एसेट सेल करोगे, अरे जब कभी भी आप क्या सेल करोगे? एसेट। तो एसेट्स को सेल करके या तो क्या होएगा, तुम्हें प्रॉफिट होएगा या क्या होएगा? लॉस। अब कुछ याद है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट? बताओ प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन का मैं हिंट दे दिया। अरे प्रॉफिट आ जाता है क्रेडिट साइड में, लॉस आ जाता है बालको अरे डेबिट साइड। अरे बोलो यार। इट इज वेरी वेरी इजी। कोई भी बच्चा मुझे बता दे कि कैसे प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो मैं आगे चल सकता हूं। भाई 11th पूरा डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हो यार। 11th की डेप्रिसिएशन में पता नहीं 50 क्वेश्चन तो करे होंगे। हाँ जी तो बताओ बेटा। क्या रे रात गई बात गई, दिमाग खराब मत करो, साफ बात। हाँ भाई तू बता, तूने सब कुछ पढ़ रखा है, बोल। सर जितने की मशीन खरीदी उस पर पहले डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी, फिर जितने में उसे बेचा उसमें से वो वैल्यू माइनस कर देंगे, जितना अच्छा। बचेगा प्रॉफिट होगा। चलो फिर भी काफी हद तक बंदे ने ठीक ठाक बताया। अगर सिंपली बात करूं तो बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अरे ध्यान से सुन लो, इसलिए मैंने बोली थी भाई मेरे नोट्स कभी मत देना किसी को भी। समझ में आ गई बात? अपनी 11th की कॉपी भी संभाल के रखना सारे बच्चे। कभी मन करता है पन्ने पलट के देख लिया करो, उतना ही काफी है। हाँ जी भाई, डेट ऑफ सेल पे हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, अगर तुम्हें याद हो तो बच्चों बताओ। डेट ऑफ सेल पर जिस दिन भी एसेट बिक रही है उस दिन हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। अरे 2 चीज क्या क्या चाहिए होती है? एक चाहिए होती है बुक वैल्यू, एक चाहिए होती है सेल वैल्यू। अरे बोलो यार। सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन बता ही देगा। और बुक वैल्यू कैसे निकलती है? बुक वैल्यू निकलती है साल के स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो, और उसमें से क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन। और उनकी लड़ाई करा लो, फिर याद करो। ऐसे तो वो आएगा। कैश फ्लो में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है सर। और बताओ। अरे बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट हो यार। यू लोन रेज, अरे बच्चों बताओ लोन आएगा यहाँ, बताओ सारे बच्चे। अरे के लोन लेना हमारी कमाई हो गए, बोलो। सर किसने सिखा दिया तुम्हें लोन कमाई है? बच्चों लोन होता है कर्जा। ये तो तुम्हारे घर वाले भी कह देंगे भी जाके, मैं है सुनो ध्यान से इधर। ओए हाँ जी, ये तो तुम्हारे घर वाले भी समझा देंगे, मम्मी भी बता देगी। मैंने बोला मम्मी मम्मी
आज मजा आ गया, मैंने ना 5 लाख का लोन लिया है, 5 लाख की कमाई हो गई। तो घर वाले ने जरा इतने साल हो गए पढ़ते हुए, लोन कभी कमाई होती है? बता लोन क्यों नहीं है कमाई? अरे भाई वापस करना है यार, ज्यादा तो वो तो सिंपल सी बात है। तो लोन कभी डिविडेंड, यस डिविडेंड इज योर इनकम। तो आई होप आप सब बच्चों को आप ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है? बोलो यार। यस सर। लेकिन बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें सारे तीनों साल के होंगे और इसमें आपको कौन सा चाहिए होगा? करंट ईयर। तो थोड़ा मैथमेटिक्स भी बीच में चलता रहेगा, वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अरे बच्चों खर्चे पे आ जाओ, ये पेमेंट करी है तो पेमेंट करिए, तो कुछ खर्चे होंगे, कुछ एसेट। रेंट, जी सर रेंट हमारा खर्चा है जी। सर सैलरी हमारा खर्चा है जी। वेजिस हमारा खर्चा है। एडवर्टीजमेंट कराया मान लेते हैं, वो भी खर्चा है। सर फिक्स एसेट, अरे ना बच्चों फिक्स एसेट्स तो कहाँ जाएगा बच्चों बताओ? अरे फिक्स एसेट्स तो कहाँ जाएगा? एसेट्स। बोलो यार। मान लो मैं एक कैमरा खरीद रहा हूँ 50,000 का और मैं रो रहा हूँ मेरा 50,000 खर्चा हो गया, तो तुम क्या हो गए? अरे सर तुम पागल हो गया, रो क्यों रही हो बताओ? मैं कहा 50,000 खर्चा हो गया, तुम क्या हो गए? खर्चा नहीं है, ये एसेट है। ध्यान से समझो, खर्चे और एसेट में दिन रात का डिफरेंस है। अब तुम खर्चा और एसेट एक चीज मान रहे हो, तो तुमने फिर कॉमर्स क्या ही पढ़ी बच्चों? अरे बोलो यार। यस सर। तो सर न्यूज़पेपर, यस न्यूज़पेपर आपका खर्चा है, न्यूज़पेपर आपका एक्सपेंसेस है। यहाँ पर रिवेन्यू नेचर का चाहिए, इनको मत भूल जाना, समझ आया? स्कूल बस, अरे वो तो एसेट है भाई, स्कूल बस खरीद ली, कार खरीद ली, और कुछ खरीद ली, वो क्या मोटर वैन खरीद ली, जो भी कुछ मान लो। डोनेशन दिया, यस एनपीओ, किसी अनदर एनपीओ को डोनेशन दिया है तो बच्चों यूके बन जाएगा तुम्हारा खर्चा। अरे बोल दो यार। यस सर। सर इंश्योरेंस, जी बच्चों इंश्योरेंस तुम्हारा खर्चा है, वेरी गुड। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम मैं भी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि हमने एक स्पोर्ट्स क्लब खोला, हमने सहवाग को बुलाया और सहवाग ने काट दिया रिबन, और रिबन काट के सहवाग ले गया पीछे, ला भाई मेरी पेमेंट मार। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब सहवाग को ऐसे तो नहीं करेंगे ना, ले तूने रिबन काटा और ले तू ले पेमेंट ले चल भाग अपने घर, ऐसे तो नहीं करेंगे। अरे बोले यार। कैसे करेंगे बताओ? एक ओनर के साथ सम्मान के साथ पेमेंट करेंगे। ऑनरेरियम का मतलब है सम्मान सहित पेमेंट देना, तो दैट इज इसलिए हम उसको सैलरी नहीं बोल रहे। सैलरी उसको दी जाती है जो हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं। अरे बोलो यार। पहले दिन इतनी मार्केटिंग हो जाएगी सहवाग के नाम से कि भाई सहवाग आ रहा है, सहवाग आ रहा है। जो हमारे एनपीओ का नाम एक साल में लोगों को पता चलता, वो एनपीओ का नाम क्या हो जाएगा? 2 दिन में पता चल जाए। अरे बोलो यार। गुडविल तो बहुत बड़ी चीज है, इंटेंजिबल एसेट तो बहुत बड़ी चीज है। अब तो समझदार बच्चे हो। चलो छोड़ो, आगे की डिस्कशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भाई साहब इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो क्या होती है? अरे बताओ, 11th क्लास भूल गए? एसेट। लोन रीपे करा, लोन रीपे करा, कोई खर्चा थोड़ी है, लायबिलिटी कम हो जाएगी। समझ आ गई? बुक्स परचेज करी है तो बुक्स परचेज करना इज एन एसेट। समझ आ गई बात? जी सर, बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एंड हमें काफी अच्छा भी लग रहा है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो करंट ईयर चाहिए, रेवेन्यू नेचर चाहिए और एक्रूअल बेसिस चाहिए। समझ में आ गया? और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो आ जाएगा सरप्लस, और अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो बच्चों क्या आ जाएगा? फटाफट बता दो, तो आ जाएगा डेफिसिट। समझ आया या नहीं आया? अरे बताओ यार। क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो वो बन जाती है इनकम। इनकम को यहाँ पर बोला जाता है सरप्लस, और इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है सरप्लस का? सरप्लस का दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर, तो इसका सरप्लस का दूसरा नाम क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट का दूसरा नाम क्या होगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर। समझ आ गए बच्चों? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो 9716980980 पर व्हाट्सएप के माध्यम से डिस्कस कर लेना आप सभी बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैंने आपको काफी सारे आइटम्स बता दिए हैं बैलेंस शीट वाले, कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्या तरीका होता है। और बच्चों बैलेंस शीट बड़ी सिंपल रहती है। आपने कंपनी में भी बैलेंस शीट बनाई है, आपने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स, तो जो जो एसेट्स है वो सारी की सारी लिख दो और जो जो लायबिलिटीज है वो सारी की सारी लिख दो। बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, पार्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस डेट की आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसी डेट की आप क्या ले लो? एसेट्स ले लो और लायबिलिटीज ले लो।
कोई टेंशन वाली बात नहीं, एनपीओ की पूरी जान निकाल देंगे। बस मेरे साथ साथ रहना और अपना होमवर्क करते रहना। समझ आ गया? कोई भी डाउट हो इस नंबर पर मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेना। एंड बच्चों प्लीज हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफी सारे फ्री कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों? एंड टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू।